आज मैं आपसे अग्निवीर के बारे में बात करना चाहता हूँ। अग्निवीर योजना से देश के युवाओं को जबरदस्त नुकसान हो रहा है, मगर अदानी जैसे अरबपतियों को फायदा हो रहा है। जब से अग्निवीर स्कीम आई है, कांग्रेस पूरी ताकत से इस योजना का विरोध करने में लगी है। दुनिया के सारे आर्मीज के साथ मैं काम करता था और हमारी आर्मी की क्वालिटी इतना स्पष्ट था। लोग कहते थे कि दुनिया के बेस्ट आर्मीज की एक है हमारी भारतीय फौज। इसको क्यों खराब करना चाहते हैं आप पैसे बचाने के लिए? पहली बार भारतीय सेना में ठेके पर सेवा देने के लिए नौजवानों को आमंत्रित किया गया। कांग्रेस का मानना है कि ये स्कीम देश के युवाओं और सेना के मनोबल को तोड़ने वाली है, और क्योंकि कांग्रेस ने आजादी के बाद इतने दशकों तक देश पर राज किया है, तो ये बताना बेहद जरूरी हो जाता है कि अपनी सरकारों में कांग्रेस ने कैसे देश की सेना का मनोबल मजबूत करने का काम किया है। सबसे पहले बात करते हैं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, जिन्होंने देश की कमान कुछ यूं संभाली कि देश के पहले ही कमांडर इन चीफ एक अंग्रेज को बना दिया, जिसका नाम था रॉबर्ट लॉकहार्ट। चलो, माना जा सकता है कि देश नया नया आजाद हुआ होगा, बंटवारा भी नया नया था, तो हो सकता है एक्सपर्टीज के लिए शायद एक अंग्रेज को चुन लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब दूसरा कमांडर इन चीफ चुनने का वक्त आया, तभी नेहरू जी ने एक अंग्रेज के ऊपर ही भरोसा जताया। इस तरह शायद नेहरू जी ने अंग्रेजों को देश की सेना का मान सौंपकर सेना का मनोबल बढ़ाया होगा। और इतना ही नहीं, देश की राजधानी में 30 एकड़ में बना हुआ फ्लैगस्टाफ हाउस, जो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ के लिए बनाया गया था, उसे भी आजादी के बाद नेहरू जी ने तुरंत हथिया लिया और उधर अपना आवास बना लिया, जिसे कि हम जानते हैं 3 मूर्ति भवन की तरह। तो क्या हुआ अगर देश के सुरक्षा अधिकारी आजादी के बाद 70 साल तक अंग्रेजों के बनाए घोड़ों के अस्तबल और बैरक को ही ऑफिस बनाकर काम करते रहे? नेहरू के बाद देश के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और पाकिस्तान के साथ युद्ध भी जीता। लेकिन कांग्रेस ने उन्हें भी कोई बड़ा सैन्य सुधार नहीं करने दिया और उनका साथ भी कभी नहीं दिया। 1965 का युद्ध जीतने के बाद भी हम पीओके को वापस नहीं ले पाए और विदेशी धरती ताशकंद में शास्त्री जी की रहस्यमय मौत की ढंग से जांच तक नहीं करवाई गई, शायद इसीलिए ताकि देश और देश की सेना का मनोबल ना टूटे। इसके बाद दौर हुआ इंदिरा गांधी का, जिनके समय में पूर्वी पाकिस्तान को खत्म करने के लिए 1971 का युद्ध लड़ा गया। जनरल सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में भारतीय सेना युद्ध तो जीत गई, इंदिरा गांधी आयरन लेडी भी बन गई, लेकिन युद्ध जीतकर भी आयरन लेडी पीओके वापस नहीं ले पाई। युद्ध में भारत के पास 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी युद्धबंदी थे, जिन्हें इंदिरा गांधी ने भाईचारे में पाकिस्तान को वापस सौंप दिया, लेकिन अपने 54 भारतीय युद्धबंदियों को पाकिस्तान से वापस मांगना भूल गए। शायद सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ही इंदिरा गांधी ने पीओके और अपने 54 सैनिक, जिन्हें आसानी से वापस लिया जा सकता था, उन्हें छोड़ दिया। युद्ध में शानदार विजय हासिल करने के बाद भारतीय फौजियों को समय से पहले ही रिटायर कर दिया गया। इंदिरा गांधी को लगता था कि सेना उनका तख्ता पलट ना कर दे, इसलिए मुक्ता वाहिनी को ट्रेन करने वाले साहिब सिंह जैसे फौज के अफसरों को समय से पहले ही रिटायर कर दिया गया। यहाँ तक कि 1 रैंक 1 पेंशन पर भी रोक लगा दी गई। इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने कमान संभाली और बने यंगेस्ट पीएम ऑफ इंडिया। और फिर क्या, जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया। 20 से बोफोर्स के साथ साथ 20 से भ्रष्टाचार की भी धमाकेदार एंट्री हुई। सेना के लिए आधुनिक बोफोर्स तोपों को खरीदा गया। तो क्या हुआ अगर इसमें घोटाला हो गया? गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है के नारे लगे। पर जाइए, सेना का मनोबल तो नहीं टूटा ना। उनके कार्यकाल में जनता के पास चाहे 1 रुपए में से 15 ही पैसे पहुंचते हो, लेकिन नौसेना की INS विराट को उन्होंने पर्सनल वेकेशन के लिए उपयोग करके लक्षद्वीप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को जरूर पहुंचा दिया। फिर शुरू हुआ 90 का दशक, एक ऐसा दौर जहां 10 साल में 4-5 बार चुनाव हुए और 6 प्रधानमंत्री बदले। सोचिए, टैक्स पेयर के पैसों से हमने सेना को मॉडर्नाइज भले ही ना किया हो, लेकिन डेमोक्रेसी तो बचा लिया ना। सोचिए, सत्ता, हाँ,
डेमोक्रेसी कितनी मजबूत रही होगी कि सेना की जरूरतों को ताक पे रखकर हमने चुनाव का खेल ही खेला पूरे दशक। शुरुआत में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और उन्होंने पेश किया 92 का बजट, जिसमें आजादी के बाद पहली बार सेना को सबसे कम बजट मिला। अब देखिए भाई, जहां देश का सोना गिरवी रखने के हालात पैदा हो चुके हों, वहां सेना के सशक्तिकरण को कैसे सोचा जा सकेगा। वायुसेना के पास केवल 39 स्क्वाड्रन थे, जबकि कुल 45 स्क्वाड्रन की जरूरत थी। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, सेना का मनोबल कुछ साल तक इंतजार कर सकता था। शायद ऐसा ही कांग्रेस ने सोचा हो। अगले प्रधानमंत्री I.K. गुजराल थे, जो कांग्रेस के समर्थन से पीएमओ पहुंच गए और अपनी बनाई गुजराल डॉक्ट्रिन से रॉ का गेम ओवर कर दिया। गुजराल डॉक्ट्रिन का उद्देश्य था पड़ोसी देश के साथ अच्छे संबंध बनाना, लेकिन न जाने ये कौन सी रणनीति थी जिसके चलते इन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को ही बंद करने की ठान ली, जो हमारी सुरक्षा बलों को बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देती थी, जिसने कई बार आतंकी हमले पर नकेल कसी और यहाँ तक कि हमें काफी युद्ध भी जितवाए। गुजराल डॉक्ट्रिन की आशावादी सोच के तहत पाकिस्तान में रॉ के ऑपरेशन को संपूर्ण तरीके से रोक दिया गया। इंटेलिजेंस बजट को भी न के बराबर कर दिया गया। जब कारगिल में पाकिस्तान ने घुसपैठ की, तब पता चला कि रॉ के पाकिस्तान विंग को खत्म करना कितना घातक साबित हुआ। लेकिन कारगिल युद्ध जीत गए, सेना का मनोबल बढ़ा और शायद यही सोचकर कांग्रेसियों ने अपना मन बहला लिया होगा। फिर बारी आई मनमोहन सिंह की। 10 साल के कांग्रेसी यूपीए के शासन में भारतीय सेना का मनोबल हिमालयन चोटियों के पार पहुंच गया। इन्होंने सेना को भले ही बुलेट प्रूफ जैकेट्स ना दी हो, लेकिन जाते जाते ओरॉप यानी 1 रैंक 1 पेंशन के सपने जरूर दिखा दिए। इन्होंने तो सियाचिन ग्लेशियर को भी पाकिस्तान को तोहफे में देने की योजना बना ली थी। शायद सेना को जानलेवा ठंडी पहाड़ियों में जूझना न पड़े, इसलिए सेना बजट का एक भी पैसा गलत इस्तेमाल ना हो, इसलिए इन्होंने सालों साल तक राफेल लड़ाकू जेट्स पर भावतोल किया। राफेल भले ही नहीं खरीद पाए, लेकिन इन्होंने VVIP हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड को खरीदने में कोई देरी नहीं दिखाई। 26/11 के बाद भी पाकिस्तान पर सेना को जवाबी कार्रवाई न करने की समझदारी भी इन्होंने ही दिखाई। अनगिनत आतंकी हमले हुए, कभी रेलवे स्टेशन तो कभी बाजारों में। इन्होंने हमारे सशस्त्र बलों का कभी भी मनोबल नहीं टूटने दिया। कांग्रेस आज भी आर्मी की सराहना करने वाले कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को साथ जोड़कर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर आर्मी चीफ की सड़क के गुंडे से तुलना करके अतः सेना के हित में ही तो सोच रही है। आज कांग्रेस अग्निवीरों के नाम पर शायद ध्यान ही तो आकर्षित करना चाहती है। आग फैलाना तो कतई उनका हित नहीं है। तो क्या हुआ अगर सलमान खुर्शीद आर्मी के चरित्र पर सवाल उठा देते हैं, भूपेश बघेल उन्हें नक्सली बुला देते हैं, इरफान अंसार को लगता है कि अग्निवीर सुपारी किलर बन जाएंगे। हमें नहीं भूलना चाहिए है कि कांग्रेस सिर्फ आर्मी के भले के बारे में ही चिंतित है। तभी तो उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन से सशस्त्र बलों को 42 साल तक वंचित रखा, नेशनल वॉर मेमोरियल बनाने में 50 साल की देरी कर दी, CDS नहीं बना सके, अक्साई चीन को बेकार समझ चाइना के पास जाने दिया। तो उनकी इरादों पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस वाकई सेना के हित में है कि नहीं?